रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपको स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो है तो कई दशक पुरानी, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी बातें आज भी उतनी ही ताज़ी हैं, उतनी ही असरदार। जॉर्ज एस क्लासन की द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। और कमाल की बात यह है कि ये किताब असल में शुरू हुई थी 1920s के दशक में छपे छोटे छोटे पैम्फलेट्स से। हाँ बिल्कुल, और ये हमें ले जाती है प्राचीन बेबीलोन, वो शहर जो अपनी दौलत के लिए बहुत मशहूर था। लेकिन किताब ये भी दिखाती है कि वहां भी लोगों को अमीर बनने के तरीके सीखने पड़े थे। ऐसा नहीं था कि पैसा बस यूं ही मिल जाता था। उन्होंने सीखा उसे कमाना, उसे बढ़ाना। और मुझे लगता है यही इस किताब का निचोड़ है ना? पैसे कमाने, बचाने और फिर उसे अपने लिए काम पर लगाने के कुछ बहुत ही बुनियादी टाइमलेस प्रिंसिपल्स। क्लासन तो यहां तक कहते हैं कि ये नियम गुरुत्वाकर्षण की तरह हैं, 6000 साल पहले बेबीलोन में जैसे थे वैसे ही आज भी हैं। ये बात थोड़ी सोचने वाली है कि क्या वाकई पैसे के मामले में कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। हाँ, यही तो इसकी खासियत है। ये हमें याद दिलाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई बहुत मुश्किल फॉर्मूलों या सीक्रेट स्ट्रैटेजी पर नहीं टिकी होती, बल्कि कुछ बहुत ही सरल डिसिप्लिन आदतों पर। तो चलिए फिर बेबीलोन की इस पुरानी समझ की परतों को खोलते हैं, देखते हैं आज ये हमारे लिए कैसे काम आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये किताब है किसके लिए। कौन लोग हैं जिन्हें ये सुनकर लगेगा कि हाँ, ये मेरे काम की बात हो रही है। देखिए, ये किताब असल में हर उस इंसान के लिए है जो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर करना चाहता है। हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अभी कहाँ है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो महसूस करते हैं कि वो मेहनत तो काफी करते हैं, जैसे किताब में वो रथ बनाने वाला है बांसेर। हाँ, लेकिन महीने के आखिर में लगता है कि अरे पैसे तो बचते ही नहीं, समझ नहीं आता कि कमाई जा कहाँ रही है। हाँ, वो बांसेर और उसका दोस्त को भी, जो म्यूजिशियन था, उनकी कहानी याद आती है। दोनों अपने काम में अच्छे, मेहनती भी, पर हमेशा पैसे की कमी। वो भी बेबीलोन जैसे अमीर शहर में थे, पर गरीबी झेल रहे थे और सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये हालत तो आज भी बहुत से लोगों को अपनी सी लगती होगी। बिल्कुल, और ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जिन्हें लगता है कि फाइनेंस ये पैसे वैसे की दुनिया बड़ी कंफ्यूजिंग है, या जो बस बेसिक नेमों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं। पैसा कैसे बचाएं, कैसे बढ़ाएं। ठीक वैसे ही जैसे बेबीलोन का वो सबसे अमीर आदमी था अरकाद, उसने पहले अपने दोस्तों को सिखाया, फिर आम लोगों को। तो क्या ये सिर्फ उनके लिए है जो भी शुरू कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई थोड़ा बहुत इन्वेस्ट वगैरह कर रहा है, तो क्या उसके लिए भी इसमें कुछ है? नहीं, सिर्फ शुरू करने वालों के लिए नहीं। हाँ, उनके लिए तो ये एकदम फाउंडेशन है, नींव का पत्थर। लेकिन जो लोग फाइनेंस से थोड़ा घबराते हैं या जिन्हें लगता है कि यार मुझसे तो बचत होगी नहीं, उनके लिए ये एक उम्मीद जगा सकती है। और यहाँ तक कि जो अनुभवी हैं, जो पहले से निवेश कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एक रिफ्रेशर जैसा है, बेसिक प्रिंसिपल्स की याद। कभी कभी क्या होता है ना, हम मुश्किल चीजों में इतने उलझ जाते हैं कि सबसे सिंपल और असरदार बातें भूल जाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो कोई भी जो अपनी मेहनत की कमाई को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, अपने फ्यूचर को थोड़ा सिक्योर करना चाहता है और पैसे की चिंता से थोड़ी राहत चाहता है, उसे इन कहानियों में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। निश्चित रूप से। और क्योंकि ये कहानियों के जरिए समझाया गया है, तो ये भारी भी नहीं लगता, काफी प्रैक्टिकल है। चलिए, तो फिर उन मेन लेसन्स पर आते हैं जो बेबीलोन की कहानियों से हमें मिलते हैं। किताब में तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर हमें कुछ सबसे ज़रूरी बातें चुननी हो तो वो क्या होंगी? यहाँ से बात वाकई इंटरेस्टिंग हो जाती है। हाँ, तो सबसे पहला और शायद सबसे इम्पोर्टेंट रूल, जिसे अरकाद ने कहा था पर्स को मोटा करने का पहला इलाज, वो है पहले खुद को भुगतान करें। इसका मतलब है आपकी जो भी कमाई है उसका कम से कम 10वां हिस्सा, 1/10, वो सबसे पहले निकालकर अलग रख दें, किसी भी और खर्चे से पहले। सुनने में तो ये बहुत सीधा सा लगता है कि बस अपनी कमाई का 10% बचा लो, लेकिन असल में ये इतना आसान क्यों नहीं लगता? अक्सर यही लगता है ना कि सारे पैसे तो जरूरी चीजों में ही चले गए, बचेगा कहाँ से? किताब में वो अंडे वाले का एक उदाहरण था, शायद वो इसे समझने में मदद कर सकता है। हाँ, वो उदाहरण बहुत अच्छा है, वो इसे बिल्कुल साफ कर देता है। सोचिए, एक टोकरी है, आप रोज सुबह उसमें 10 अंडे डालते हैं और दिन में खर्च के लिए सिर्फ 9 निकालते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा? टोकरी भरने लगेगी अपने आप। बिल्कुल, बिना किसी एक्स्ट्रा कोशिश के। पैसे के साथ भी यही बात है।
हर 10 सिक्के जो आप कमाते हैं उसमें से खर्च सिर्फ 9 करें। वो एक सिक्का जो आपने बचाया वही आपकी आने वाली दौलत का बीज है। लेकिन वो एक सिक्का बचाने के लिए इच्छा शक्ति तो चाहिए। अरकाद ने ये कैसे सीखा था? उसकी कहानी में वो अल्गामिस था ना, एक अमीर आदमी जिसने उसे ये राज बताया था। हाँ बिल्कुल। अरकाद एक मेहनती क्लर्क था, मुंशी, पर गरीब था। अल्गामिश जो बहुत अमीर था उसने उसे एक रात में मिट्टी की पट्टी पर कुछ लिखने का काम दिया। अरकाद ने पूरी रात जाग कर काम किया, लेकिन सुबह उसने पैसे नहीं मांगे। उसने कहा, मुझे अमीर बनने का राज बताओ। तब अल्गामिश ने उसे यही पहला नियम सिखाया, तुम जितना कमाते हो उसका एक हिस्सा तुम्हें अपने पास रखना चाहिए। अरकाद हैरान रह गया, बोला, क्या मेरी सारी कमाई मेरी नहीं है? अल्गामिश ने समझाया, नहीं, तुम जूते वाले को देते हो, कपड़े वाले को, खाने वाले को, सबको देते हो, सिवाय खुद के। वाह, इस सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है कि हम असल में कमा रहे हैं दूसरों को देने के लिए, खुद को नहीं। अच्छा, तो जब अरकाद ने ये 10% बचाना शुरू किया तो क्या उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई? खाने पीने में कमी हो गई? यही तो मजे की बात है। अरकाद ने पाया कि वो बाकी के 910 हिस्से में भी आराम से जी रहा था। उसे कोई खास कमी महसूस नहीं हुई, बल्कि जब उसने देखा कि उसका बचाया हुआ पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसे और कमाने का मोटिवेशन मिला। उसे लगा कि हाँ, पैसा जमा करना मुमकिन है। ये पहली बचत ही वो चिंगारी है जो दौलत बनाने की आग जलाती है। जितनी जल्दी ये आदत शुरू हो उतना अच्छा। ठीक है, तो पहला कदम हो गया कमाई का 10वां हिस्सा बचाना, पक्का। पर यहीं पर वो आम मुश्किल फिर आ जाती है, खर्चे। ऐसा लगता है जैसे खर्चे हमेशा कमाई से ज्यादा ही होते हैं या ठीक उसके बराबर पहुंच जाते हैं। यहीं शायद दूसरा सिद्धांत काम आता है, अपने खर्चों को नियंत्रित करें। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये दूसरा नियम पहले वाले के बिना अधूरा है। बिल्कुल, सिद्धांत ये है कि जिसे हम कहते हैं ना जरूरी खर्चे, वो असल में हमारी आदतों और हमारी इच्छाओं का नतीजा होते हैं ज्यादातर। और ये खर्चे ये हमारी इनकम के साथ फैलते जाते हैं जब तक हम उन पर लगाम न लगाएं। आमदनी बढ़ी तो खर्चे भी बढ़ा दिए, नतीजा बचत फिर वहीं की वहीं, शून्य। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमें कंजूस बनना पड़ेगा? अपनी सारी इच्छाएं मारनी होंगी? कंजूस नहीं, समझदार। बेबीलोन की सीख ये है कि हमें अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना सीखना होगा। क्या ये चीज वाकई जरूरी है, ये बस एक चाहत है? यहीं पर बजट बनाने की जरूरत समझ आती है। बजट, ये शब्द सुनते ही कई लोगों को लगता है कि अरे वाक रे, ये तो बंधन है, हिसाब किताब का झंझट। क्या ये वाकई जिंदगी को मुश्किल नहीं बना देता? अरकाद का नजरिया इससे बिल्कुल अलग था। वो कहता था कि बजट गुलामी नहीं है, बल्कि ये आपकी बड़ी और जरूरी इच्छाओं को छोटी मोटी फालतू इच्छाओं से बचाने का एक टूल है, एक हथियार है। सोचिए, आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कोई बड़ी चीज खरीदना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं। बजट आपको ये देखने में मदद करता है कि कहीं आपका पैसा रोज की छोटी छोटी गैर जरूरी चीजों पर तो नहीं बह रहा, जो आपकी उस बड़ी इच्छा के रास्ते में आ रही हैं। या आपके पर्स में जो लीक हो रहे हैं ना, उनको दिखाता है और उन्हें बंद करने का तरीका बताता है। तो तरीका क्या है इसका? क्या हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब लिखें? शुरुआत में ऐसा करना फायदेमंद हो सकता है। अरकाद की सलाह थी, अपने सारे खर्चे लिखो, फिर उनको देखो और तय करो कि कौन से वाकई जरूरी हैं और कौन से तुम्हारी उस 9-10 इनकम के अंदर मुमकिन है। जो जरूरी नहीं है या जिन्हें अभी टाला जा सकता है, उन्हें बिना अफसोस के लिस्ट से हटा दो। ये समझना जरूरी है कि चाहे कोई कितना भी अमीर हो, वो अपनी हर इच्छा पूरी नहीं कर सकता। प्रायोरिटी तो सेट करनी ही पड़ती है। कंट्रोल में रखने जैसा है। बिल्कुल, बजट आपको कंट्रोल देता है। ये आपको बताता है कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, और ये आपकी सबसे जरूरी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है, उन्हें रोकता नहीं है। चलिए, मान लिया कि हमने बचत शुरू कर दी 10% वाली, और खर्चों पर भी लगाम लगा ली बजट से। अब हमारे पास कुछ पैसे जमा होने लगे हैं, लेकिन सिर्फ पैसे बचाकर गुल्लक में रखना ये तो काफी नहीं है शायद। यहीं पर तीसरा सिद्धांत आता है ना? अपने सोने यानी पैसे को गुणा करें, मल्टीप्लाई करें। एकदम सही कहा आपने। बचाया हुआ पैसा अगर सिर्फ पड़ा रहे तो वो धीरे धीरे अपनी कीमत खो सकता है, महंगाई की वजह से। असली दौलत तो तब बनती है जब आपका बचाया हुआ पैसा वो आपके लिए काम करना शुरू कर दे, मतलब जब वो और पैसा कमाए। इसी को निवेश कहते हैं। अरकाद ने अपना पहला निवेश कैसे किया था? क्या वो सफल रहा था? कुछ याद है इस बारे में? हाँ, उसका पहला सफल निवेश था जब उसने अग्गर नाम के एक ढाल बनाने वाले को उधार दिया था। अग्गर को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कच्चा माल, कांस खरीदना था। अरकाद ने अपनी बचत उसे उधार दी
और अकबर ने बदले में उसे नियमित रूप से किराया दिया, मतलब इंटरेस्ट। लेकिन अरकाद ने यहाँ एक और समझदारी की बात की। उसने उस इंटरेस्ट को खर्च नहीं किया, उसे भी दोबारा इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, मतलब पैसे से पैसा कमाया और फिर उस कमाई से और पैसा कमाया। ये तो कमाल का आइडिया है। बिल्कुल। अरकाद इसे कहता था सुनहरे गुलामों की सेना। आपका बचाया हुआ हर सिक्का एक गुलाम है जो आपके लिए मेहनत करता है, और उस सिक्के से जो कमाई होती है, इंटरेस्ट या प्रॉफिट, वो उसके बच्चे हैं जो बड़े होकर फिर आपके लिए काम करते हैं। इस तरह आपकी सेना लगातार बढ़ती जाती है बिना आपकी एक्स्ट्रा मेहनत के। किताब में शायद वो कंपाउंडिंग की पावर का भी जिक्र है। वो किसान वाला उदाहरण कुछ ऐसा था ना? हाँ, वो बहुत ही पावरफुल उदाहरण है। एक किसान था, उसने अपने बेटे के जन्म पर 10 चांदी के सिक्के एक साहूकार के पास रखे। शर्त ये थी कि हर 4 साल में जो ब्याज मिलेगा वो मूलधन का चौथाई होगा, और वो ब्याज भी मूलधन में जुड़ता जाएगा। जब बेटा 50 साल का हुआ तो पता है वो 10 सिक्के कितने बन गए थे? कितने? 167 सिक्के, मतलब करीब 17 गुना बढ़ गए, सिर्फ समय और कंपाउंडिंग की ताकत से। ये दिखाता है कि छोटी शुरुआत भी अगर लंबे समय तक चले तो कितना बड़ा फर्क ला सकती है। वाह, ये तो सच में आंखें खोलने वाली बात है। तो तीसरा सबक हुआ, बचाए हुए पैसे को चुपचाप मत बैठने दो। उसे समझदारी से ऐसी जगह लगाओ जहां वो सुरक्षित रहे और आपके लिए और पैसा कमाए। इनकम का एक सोर्स आपकी मेहनत हो और दूसरा आपके पैसे की मेहनत। सही कहा। आय, इनकम एक लगातार बहती हुई धारा जैसी होनी चाहिए जो कई तरफ से आए, न कि सिर्फ पर्स में रखे कुछ ठहरे हुए सिक्कों की तरह। ठीक है, तो हमने पैसा बचाया, खर्चों को कंट्रोल किया और पैसे को काम पे भी लगा दिया। अब हमारी सेना तैयार हो रही है, लेकिन जैसे युद्ध में सेना को दुश्मन से बचाना पड़ता है, तो क्या हमारी इस पैसे की सेना को भी कोई खतरा है? यहीं शायद चौथा सिद्धांत आता है, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपने मेहनत से बचाया और कमाया हुआ पैसा गंवा दिया तो सारी मेहनत बेकार हो गई ना। निवेश का पहला नियम हमेशा होना चाहिए अपने मूलधन की, अपनी कैपिटल की सुरक्षा। ज्यादा रिटर्न या जल्दी अमीर बनने के लालच में आके अपने असली पैसे को ही खतरे में डाल देना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्या अरकाद ने भी ऐसी गलती की थी शुरू में? उससे कुछ सीखने को मिलता है? हाँ, उसने अपनी पहली बचत से ही ये सबक सीखा था। उसने अपनी साल भर की जो बचत थी वो अजमुर नाम के एक ईंट बनाने वाले को दे दी थी। अजमुर का प्लान था कि वो दूर देश टायर जाएगा और वहां से सस्ते में फिनिसियाई रत्न खरीदेगा और उन्हें बेबीलोन में ऊंचे दाम पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाएगा। सुनने में तो प्लान अच्छा लगा अरकाद को, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी कि अजमुर था तो ईंट बनाने वाला, उसे रत्नों की क्या पहचान? कुछ नहीं। नतीजा क्या हुआ? फिनिशियाई धोखेबाजों ने उसे रंगीन कांच के टुकड़े पकड़ा दिए और अरकाद की सारी बचत डूब गई। इससे अरकाद ने सीखा कि पैसा उसी काम में लगाओ जिसकी तुम्हें समझ हो, या फिर ऐसे इंसान की सलाह लो जो उस काम का एक्सपर्ट हो। ईंट बनाने वाले से रत्नों के व्यापार की सलाह लेना, ये तो मूर्खता थी। ये तो बहुत बड़ा सबक है। मतलब सिर्फ रिटर्न के पीछे मत भागो, पहले ये देखो कि हमारा लगाया हुआ पैसा सेफ है या नहीं। और सलाह भी सही आदमी से लो। आजकल तो इतनी सलाह मिलती है ऑनलाइन हर जगह, कैसे पहचाने कि कौन सही है? हाँ, ये आज के समय की चुनौती है। लेकिन सिद्धांत वही रहता है, उन लोगों पर भरोसा करें जिनका उस फील्ड में अनुभव है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। सिर्फ ऊंचे रिटर्न के वादों पर यकीन मत करो। थोड़ा कम लेकिन सुरक्षित और लगातार मिलने वाला रिटर्न वो बड़े जोखिम वाले निवेश से हमेशा बेहतर होता है। खासकर जब आप अपनी मेहनत की कमाई लगा रहे हो। उन बिजनेस या स्कीम में पैसा लगाने से बचो जिन्हें आप समझते ही नहीं हो। तो चौथा नियम हुआ, समझदारी से इन्वेस्ट करो, सेफ्टी को पहले रखो, एक्सपर्ट्स की सलाह लो और वो जल्दी अमीर बनो वाली स्कीमों के लालच से बचो। धैर्य रखो। बिल्कुल। दौलत धीरे धीरे बनती है, सुरक्षित तरीके से, रातों रात नहीं। और अब आते हैं पांचवें और अंतिम प्रमुख सबक पर, जो अरकाद के 7 इलाजों में से आखिरी था। कमाने की अपनी क्षमता बढ़ाएं। ये थोड़ा अलग लगता है, ये सीधे पैसे बचाने या इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं है। हाँ, लेकिन आप देखें तो ये उन सब का आधार है। आपकी कमाई ही तो वो नदी है जहां से बचत और निवेश की नहरें निकलती है ना? अगर नदी में ही पानी कम होगा तो नहरें कैसे भरेंगी? इसलिए अपनी कमाई बढ़ाने के तरीके खोजना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या करना होगा?
सिर्फ ज्यादा मेहनत करनी होगी? मेहनत तो जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं। सबसे पहले अरकाद कहता है कि ज्यादा कमाने की एक तीव्र और निश्चित इच्छा होनी चाहिए। सिर्फ हवा में सोचना कि काश मैं अमीर होता, इससे बात नहीं बनेगी। एक क्लियर टारगेट सेट करो, जैसे मैं अगले 6 महीने में अपनी इनकम 10% बढ़ाना चाहता हूँ, या मुझे 5 सोने के सिक्के और कमाने हैं। जब आप एक छोटा निश्चित लक्ष्य पूरा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर आप बड़े लक्ष्य के लिए तैयार होते हैं। और प्रैक्टिकली कमाई कैसे बढ़ेगी? अपने काम या अपने प्रोफेशन में अपने स्किल्स को बेहतर बनाकर। अरकाद ने खुद ये किया था। जब वो एक नया मुंशी था, उसने देखा कि दूसरे जो ज्यादा कुशल मुंशी थे वो उससे ज्यादा कमाते थे। उसने शिकायत नहीं की, किस्मत को नहीं कोसा, बल्कि अपने काम में और ज्यादा मेहनत की, ज्यादा ध्यान लगाया, नई चीजें सीखी। जल्दी वो शहर के सबसे कुशल और तेज मुंशियों में गिना जाने लगा और उसकी कमाई अपने आप बढ़ गई। मतलब अपने काम में मास्टर बनो, लगातार सीखते रहो, अपने फील्ड में बेस्ट बनने की कोशिश करो। बिल्कुल। आप जो भी काम करते हैं उसमें बेहतर बने, ज्यादा वैल्यूएबल बने। इसके अलावा अरकाद कुछ और चीजों पर भी जोर देता है जो सीधे तौर पर कमाई नहीं बढ़ाती, लेकिन आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और सक्सेस में मदद करती है। जैसे अपने कर्ज समय पर चुकाना, इससे आपकी क्रेडिट, आपकी साख बनती है। अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखना, भविष्य के लिए वसीयत बनाना और अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की मदद करना। ये सारी चीजें मिलकर एक पॉजिटिव माहौल बनाती हैं, आत्मविश्वास बढ़ाती हैं, जो शायद हमें अपने गोल्स को पाने में मदद करता है। निश्चित रूप से। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही ज्यादा कमाई और बेहतर जिंदगी का आधार है। आप जितने ज्यादा काबिल, जानकार, अनुशासित और सम्मानित बनेंगे, आपकी कमाने की क्षमता और फाइनेंशियल सक्सेस की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। तो ये थे बेबीलोन के वो 5 सुनहरे नियम। अगर हम इन्हें एक साथ देखें तो ये तो एक पूरी जीवन शैली की तरह लगते हैं। ये अनुशासन, समझदारी, धैर्य और लगातार सीखने के बारे में भी है। अगर हम जल्दी से दोहराएं तो पहला, कमाई का 110 हिस्सा बचाएं। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। दूसरा, खर्चों को नियंत्रित करें, बजट बनाएं, जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करें। तीसरा, पैसे को काम पर लगाएं, समझदारी से निवेश करें ताकि पैसा और पैसा कमाएं, मतलब कंपाउंडिंग। चौथा, पूंजी को सुरक्षित रखें, लालच से बचें, एक्सपर्ट्स की सलाह लें, जोखिम समझें। और पांचवां, कमाई क्षमता बढ़ाएं, स्किल्स सुधारें, सीखते रहें, लक्ष्य तय करें। ये नियम सुनने में तो काफी सरल लगते हैं, लेकिन क्या ये वाकई आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में काम करते हैं? बेबीलोन का जमाना तो बहुत अलग था। हाँ, ये सवाल मन में आता है। दुनिया बदली है, निवेश के तरीके बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन इंसान का स्वभाव और पैसे के जो बेसिक सिद्धांत हैं वो नहीं बदले। लालच, डर, अनुशासन की कमी, कल पर टालने की आदत, ये तब भी थी, आज भी हैं। और बचत, बजट, समझदारी से निवेश, रिस्क मैनेजमेंट और खुद को बेहतर बनाने की जरूरत, ये तब भी थी, आज भी है। इसीलिए ये सिद्धांत टाइमलेस हैं। लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं होता, उसको अमल में लाना जरूरी है, और वहीं पर शायद असली चुनौती है। बिल्कुल। ज्ञान पहला कदम है, एक्शन दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम। बचत की आदत डालना, बजट बनाना शुरू करना, निवेश के बारे में पढ़ना और छोटे कदम उठाना, यहीं से शुरुआत होती है। और फिर अनुशासन बनाए रखना जरूरी है, चाहे मुश्किलें आए। जैसे अरकाद ने शुरुआती नुकसान से सीखा, जैसे उसके बेटे नौमसिर ने गलतियां करके सीखा, या जैसे वो ऊंट व्यापारी डब्बासिर गुलामी से निकलकर फिर से अमीर बना, उन्होंने हार नहीं मानी। किताब में एक बहुत अच्छी लाइन है कि अफसर अक्सर उन्हीं का साथ देता है जो तैयार और कर्मठ होते हैं। ये सिद्धांत हमें शायद उसी तैयारी में मदद करते हैं। एकदम सही कहा। ये सिद्धांत हमें फाइनेंशियली तैयार और कर्मठ बनाते हैं। तो निचोड़ ये है कि अपनी वित्तीय किस्मत बनाना काफी हद तक हमारे अपने हाथ में है। ये सिर्फ भाग्य या लक की बात नहीं है, बल्कि सीखी हुई आदतों, अनुशासित कोशिशों और लगातार अमल करने का नतीजा है। तो अब सोचने वाली बात ये रह जाती है, क्या हम बांसर और कोबी की तरह सिर्फ हालात का रोना रोते रहेंगे, या अरकाद की तरह पहला कदम उठाएंगे और इन सरल नियमों को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे? रास्ता तो बेबीलोन की कहानियों ने दिखा दिया है, पर उस पर चलना तो हमें खुद ही पड़ेगा।
ये था आज का विश्लेषण। हालांकि यह चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।